हेलो फ्रेंड्स। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज से हमारा मुगल काल शुरू होने जा रहा है। ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ था आपका कि जो आपका लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, बड़ा ही अनपॉपुलर हो गया था। इस उसके खिलाफ बहुत सारे राजा जो थे उन्होंने निमंत्रण दिया किसको, बाबर को, कि आप आइए और इंडिया पे अटैक कीजिए। क्योंकि इंडिया पे क्यों? क्योंकि दिल्ली सल्तनत थी, वो दिल्ली सल्तनत पे बैठा था आपका इब्राहिम लोधी। बाबर यहाँ पे आएगा, उसके पहले बाबर ने आसपास बहुत सारे हाथ पैर मारे थे, वो बताऊंगा वन बाई वन करके। लेकिन फाइनली आएगा, इब्राहिम लोदी को मारेगा। पहला ऐसा शासक रहेगा इब्राहिम लोदी जो सल्तनत काल का है और मैदान में मारा गया, लड़ाई के मैदान में मारा जाएगा। ठीक है। जब बाबर यहाँ पे आएगा तो वो सारी स्थितियां देख लो। कहाँ से आया बाबर? उज्बेकिस्तान, फरगना नामक एक जगह थी उज्बेकिस्तान में। आपको पता है कि उज्बेकिस्तान कहाँ है? 5 कंट्री हैं ये मध्य एशिया की मैन। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, है ना, ताजिकिस्तान, ऐसे सब। ठीक। तो यहाँ से बाबर यहाँ पे आता है। जन्म कब हुआ इसका? 1483 एडी में। दादी इसकी थी दौलत एहसान बेगम। आप देखो कि महिलाओं की स्थिति उस टाइम पे बहुत अच्छी थी। क्योंकि मध्य एशिया को वैसे क्या बोला जाता है? मध्य एशिया जो आपका है, मिडिल ईस्ट, वो रसिया से, उसका बहुत सारा पोर्शन रसिया से अलग हुआ। और यहाँ पे प्रगतिशील लोग थे, बहुत पहले से भी प्रगतिशील लोग थे। मध्यकाल को आपका बोला जाता है कि ये अंधकार का युग था, अंधकार का युग। क्योंकि मध्यकाल में क्या हुआ कि एक तो सबसे बड़ी चीज है कि जो मुस्लिम शासक थे, ठीक है, इस्लाम के मानने वाले थे, वो बाहरी थे सब। बाहर से आके आक्रमण वगैरह किया तो हमारे लेखकों ने इसको अंधकार का युग की संज्ञा दे दी, क्योंकि एक केंद्रीकृत व्यवस्था भी उस तरीके से नहीं बन पाई थी कुछ समय तक। ठीक है। अब इस युग में भी महिलाओं का योगदान देखो कि इनकी दादी है दौलत एहसान बेगम। इसकी सहायता से 1494 में ये क्या करेगा, फरगना की गद्दी पे बैठे। ठीक है। तो कौन? एक लेडी इनकी सहायता कर रही है, दादी। यहाँ पे आप देखोगे रजिया सुल्तान, सुल्तान बन चुकी है उसके पहले। तो महिलाओं की स्थिति हम लोग देखेंगे ये ठीक ठाक थी। ठीक है। अब आगे चलते हैं कि यह समरकंद को जीतना चाहता था। समरकंद कहाँ है? समरकंद है आपका ताजिकिस्तान में। इस टाइम पे एससीओ का अध्यक्ष कौन है? इंडिया। लेकिन जस्ट इसके पहले एससीओ का अध्यक्ष आपका ताजिकिस्तान था, और ताजिकिस्तान के स्थान है, ये समरकंद था, यहीं पे ये समिट हुई थी। ठीक है। एस जयशंकर यहाँ पे गए थे। 1504 में ये काबुल आएगा। इसके 1519 में भेरा और बाजोर पर आक्रमण करेगा। ठीक है। 1519 में यह भारत पर उसका प्रथम आक्रमण था। ठीक है। 1519 का आक्रमण इसका भारत पर प्रथम आक्रमण था। भेरा और बाजोर भारत के ही पार्ट थे। बाबर ने पहली बार भारत में बारूद का प्रयोग किया और आगे चल के और करेगा ये। बारूद का प्रयोग जो आपका पानीपत का प्रथम युद्ध होगा उसमें बड़े पैमाने पर करेगा, और इसी वजह से इब्राहिम लोधी हारेगा। ठीक है। फिर 1526 में, तो जितने भी इंपॉर्टेंट किसी भी शासक के युद्ध होते हैं हम उसको टाइम लाइन के साथ रख देते हैं स्टार्टिंग से। ठीक है। जिससे आपका एक माइंड मैप बना रहे। बाबर ने तोपखाने का प्रयोग किया। तोपखाना, तोप में क्या बारूद लगनी है। अली एवं मुस्तफा नामक इसके तोपची थे। इसने एक पद्धति अपनाई, तुगलमा पद्धति। इस पे क्वेश्चन आता है, तोपखाने पे भी आता है कि तोपखाने का प्रयोग किसने किया। ठीक है। तो तोपखाने के प्रयोग, इसके पहले आप देखोगे कि तो बारूद का सर्वप्रथम प्रयोग आप देखोगे तो जो आपका बहमनी साम्राज्य है वहां पे हुआ था सर्वप्रथम प्रयोग। इसके पहले हो चुका है। ठीक है। भारत में तुगलमा पद्धति, उस्मानी पद्धति का प्रयोग किया। ठीक है। आगे आते हैं। इस युद्ध के पश्चात बाबर ने कहा था कि काबुल की गरीबी और नहीं। क्यों? क्योंकि उसको पता था कि इंडिया इतना धनी है तो यहाँ से क्या धन मिलेगा, धन मिलेगा तो वहां पे बांट देगा, तो काबुल जो है गरीब नहीं रहेगा। इंडिया दुनिया में सबसे अमीर उस टाइम पे था देश, अंग्रेजों के आने तक था। अंग्रेज आके यहाँ पे 50-60 साल लूट चुके थे, तब धीमे धीमे इंडिया डिक्लाइन हुआ। खासतौर से 1813 की उनकी जो एक तरफा मुक्त व्यापार की नीति आई, वहां से इंडिया का क्या हुआ, डिक्लाइन शुरू हो गया। और फिर जब रेलवे के आने के साथ तो बड़े पैमाने पर decline। प्रत्येक काबुल वासी को शाहरुख, एक क्वेश्चन बनता है, शाहरुख नामक सिक्का इसने चांदी का दिया। यूपीएससी तक में ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है। जब डीप में जाते हैं तो इस कारण इसको, अब इसने चांदी का सिक्का दिया तो इसको कलंदर बोलते थे। सुना होगा, दमादम मस्त कलंदर। ठीक है। तो कलंदर के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। 1527 में, अब चूंकि राणा सांगा इसको साथ देने का वादा करते हैं, राणा सांगा जब होते हैं तो इब्राहिम लोधी के खिलाफ साथ देने का वादा करते हैं, लेकिन एक हिसाब से फिर इसको साथ नहीं देते।
जब साथ नहीं देंगे तो ये फिर उनके खिलाफ युद्ध करेगा 1527 में। बाबर और राणा सांगा, इनके बीच खतरनाक युद्ध इनके बीच भी होगा। क्योंकि राणा सांगा के राजपूत जो शासक थे उन्होंने साथ नहीं दिया, इनकी आंख भी चली जाती है, एक आंख चली जाती है, घायल हो जाते हैं, पैर हाथ पैर में भी बहुत कट वगैरह जाता है, फिर भी ये लड़ते रहते हैं। तो इनकी बहादुरी से इतना ज़्यादा प्रभावित होता है कि जब ये अपनी आत्मकथा लिखेगा तुझके बाबरी, उसमें दो ही शासकों का जिक्र करेगा, एक राणा सांगा हो गए आपके और एक कौन हो गए, कृष्णदेव राय, विजयनगर साम्राज्य के थे। उनको बोलेगा कि इस टाइम के इंडिया के सर्वाधिक शक्तिशाली शासक यही थे। 1528 में चंदेरी का युद्ध लड़ेगा। अब देखो ये जो मेदिनी राय है चंदेरी का, ये इसका साथ देता है इसके पहले के युद्ध में, लेकिन फिर इसके खिलाफ भी आके युद्ध लड़ेगा और इनको हराएगा। 1529 में घाघरा का युद्ध होगा, बाबर वर्सेस अफगान जो लोग शासक हैं उनके बीच। 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाएगी। ठीक, बाबर ने आत्मकथा लिखी कौन सी, तुजुक ए बाबरी, जिसको बाबरनामा भी बोलते हैं। भाषा इसकी, ये बाबर जो है ना चगताई तुर्क था, तो इसकी भाषा भी वही तुर्की है, चगताई तुर्की भाषा। पायंदा खान ने इसका फारसी में अनुवाद किया। अब ये तुझके बाबरी का किस किसने अनुवाद किया बहुत डिटेल में दे दिया है। अब्दुल रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना जो थे ने अकबर के समय इसका फारसी में अनुवाद किया, तो फिर से फारसी में अनुवाद हुआ। आर्स्किन एवं लीडिन ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। इतना ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है किसने क्या किया, बस वो तो लिख दिया है कि हाँ कोई फैक्ट छूटे ना। पाबेद दी कार्तले ने फ्रांसीसी भाषा में अनुवाद किया। इसमें अब ये तुझके बाबरी में क्या है, वर्णन किस चीज का है, इसमें भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक स्थिति का वर्णन किया। दो हिंदू राजाओं का उल्लेख मिलता है, जो मैंने बताया कि कृष्णदेव राय को ये बोलता है कि ये भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक है। राणा सांगा इसकी वीरता और शौर्य की प्रशंसा करता है, हालांकि इनको हराता भी है। इसमें 5 मुस्लिम राज्यों का उल्लेख करता है तुझके बाबरी में, कि 5 मुस्लिम राज्य हैं भारत में, एक दिल्ली, बंगाल, गुजरात, मालवा, फिर दिल्ली पे तो ये आक्रमण करके उसको जीत ही लेता है। वो धीमे धीमे करके बाहरी इसके जो आएंगे मुगल शासक, वो आगे चल के सबको जीतेंगे 1 बाय 1 करके। भारत को कारीगरों का देश बताता है, आर्थिक रूप से समृद्ध बताता है, आम को फलों का राजा बताता है, गंगा नदी का उल्लेख करता है और भारत के 3 अभिशाप बताता है ये तुझके बाबरी में। इतनी डिटेल में नहीं जाता है, बस वो तो सुनने के लिए अच्छा है कि आपका एक दो कहानी होती है, कोई आप मूवी देखते हो, मूवी में सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, कहानी सी होती है, तो पूरी मूवी याद रह जाती है। सेम यह है कि ये इंटरेस्ट बढ़ाते हैं, जब आपकी चीज़ें आपको कुछ ज़्यादा पता हो तो इंटरेस्ट बढ़ाती हैं, और फिर आप चुनी हुई चीज़ों को अंडरलाइन कर लो, केवल उनको। यहाँ पे मैं बोल देता हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो तो हर चीज़ हाईलाइट कर देता हूँ, जो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं होती है उनको भी हाईलाइट करता हूँ। बीच की चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, आपको कैसे जाना है। ठीक है, लू होती है, आंधी और गर्मी, ये 3 चीज़ें भारत की अभिशाप है। फारसी चित्रकार बेहजाद के नाम का उल्लेख करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हुमायूं इसका पुत्र है। शाब्दिक अर्थ क्या है, भाग्यशाली हुमायूं का। हुमायूं ने अपना साम्राज्य भाइयों में वितरित किया। यूपी ट्रिपल एस सी लोअर पीसीएस में ये आया है क्वेश्चन कि हुमायूं के भाइयों का नाम, तो ये कामरान, अस्करी और हिंदाल, 3 इसके और भाई थे, टोटल 4 भाई थे हुमायूं मिला के। ठीक है, तो हुमायूं ने अपना साम्राज्य अपने भाइयों में वितरित कर दिया। कामरान को काबुल दे दिया, अस्करी को संभल दे दिया और हिंदाल को मेवात दे दिया। 1532 में दोहरिया का युद्ध होता है, हुमायूं वर्सेस अफगान जो हैं। अफगान के देखो, जब तक मुगल रहेंगे कुछ अफगान शासक इनके खिलाफ बार बार विद्रोह करते रहेंगे, और शेरशाह सूरी भी अफगान था, फाइनली तो विद्रोह नहीं, इनको हटा देता है, गद्दी से ही हटा के फेंक देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इनके बीच युद्ध चलते रहते हैं छोटे मोटे। इसने चुनार का घेराव किया। शेर खां जो शेरशाह सूरी है ने हुमायूं के साथ संधि कर ली। अब ये देखो शेरशाह सूरी जो है बहुत चतुर है, उसको लोमड़ी की तरह चतुर बोलते थे। ठीक है, ये क्या करता है, अभी हुमायूं का साथ देगा, स्टार्टिंग के युद्ध में हुमायूं का साथ देगा और इससे संधि भी करेगा सारी चीजों, वो भी छोटी जगह पे। ये हुमायूं के सामने इनका कोई कद है ही नहीं, संधि करेगा, अपने आप को मजबूत करेगा, फाइनली वो कन्नौज या बिलगाम के युद्ध में इनको बुरी तरह से हरा के भारत पे कब्जा कर लेगा। ठीक है, उसके पहले चौसा का युद्ध हो जाता है। ठीक है, तो गुजरात अभियान 1534-35 में हुमायूं ने गुजरात पर अधिकार कर लिया। बहादुर शाह, ये क्वेश्चन यूपीएससी में इसी बार आया था, ये ध्यान रखो कि कौन सा ऐसा शासक था जिसने पुर्तगालियों को दमन और दीव का क्षेत्र दे दिया था।
दमन तथा दीव का क्षेत्र किस शासक ने दे दिया था? पुर्तगालियों को। एक क्वेश्चन आया था, तो ये बहादुर शाह ही है। अब यहाँ से इसका अगर डायरेक्ट आपने नहीं पढ़ा होता तो निकल जाता। अब देखो क्या है कि हुमायूं ने गुजरात पर अधिकार कर लिया, बहादुर शाह ने पुर्तगालियों की सहायता से गुजरात को पुनः जीत लिया। तो एक तो पता चल गया कि पुर्तगालियों के अच्छे संबंध किससे चल रहे हैं? बहादुर शाह से। बहादुर शाह कहाँ का है? गुजरात का है। कालांतर में पुर्तगालियों ने बहादुर शाह, बाद में ये इसकी भी हत्या कर देंगे पुर्तगाली। ये बहुत चोर डकैत टाइप के आदमी थे पुर्तगाली, ठीक है। धर्मांतरण, चोरी, डकैती, ये सब इनका फेवरेट काम। तो जो पुर्तगाली थे, इन्होंने इसकी सहायता की, तो इन्होंने ये सहायता के बदले, चूंकि ये कॉन्सेंट्रेट करना चाह रहा था मुगल शासक पे, मुगल शासक सीधा गुजरात पूरा जीत रहा था, ये छोटे छोटे क्षेत्र चाह रहे थे, तो इन्होंने क्या किया? इनकी सहायता ली, छोटे क्षेत्र दिए और इनकी सहायता से क्या किया? मुगल शासक को हरा दिया। मुगल शासक कौन है आपका? हुमायूं। तो ये क्वेश्चन यूपीएससी में बना था। चुनार अभियान 1537 में शेर खान बंगाल की तरफ चला गया। शेर खान, शेरशाह सूरी की बात हो, और शेर खान बंगाल की तरफ जाएगा और इसको उजाड़ देगा। हुमायूं ने बंगाल को पुनः बसाया एवं उसका नाम जन्नताबाद रखा। तो ये क्वेश्चन भी बन जाता है। फिर आएगा मेन युद्ध शेरशाह सूरी के साथ 1539 में। शेर खान, अभी चूंकि इसने शेरशाह की उपाधि नहीं ली है तो इसका नाम शेर खान, ठीक है। शेर खान वर्सेस हुमायूं। हुमायूं यहाँ पे हार जाएगा। हारने के बाद ये क्या करेगा? कर्मनाशा नदी में छलांग लगा दी, और निजाम सक्का नामक एक भिस्ती रहता है, वो क्या करेगा? इनको बचा लेगा। तो हुमायूं नामा के अनुसार निजाम सक्का इसको एक दिन का बादशाह बनाता है जान बचाने के एवज में, और ये चमड़े के सिक्के चलाता है। ये थोड़ा सा कॉमेडी टाइप का हो गया। अगला युद्ध जो निर्णायक युद्ध था, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 में। यहां से हुमायूं को बुरी तरह हराएगा। हुमायूं को देश छोड़ के भागना पड़ेगा, ठीक है। देश मतलब वो राज्य। बाद में ये जाएगा राजस्थान वगैरह जाएगा, और भी जगह जाएगा, और फिर सीधा अफगानिस्तान वगैरह चला जाएगा, ठीक है। तो पराजित हुआ हुमायूं यहाँ पे, और अमरकोट चला गया। ये राजस्थान है। अमरकोट के राणा बीर साल ने हुमायूं को शरण प्रदान की। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है राणा बीर साल। अब आगे देखो ना, यहीं पे ये क्या है? अकबर का जन्म हो। इसने मीर बाबा दोस्त हिंदाल, इसका भाई का नाम है कामरान अस्करी हिंदाल, तो हिंदाल के गुरु थे मीर बाबा दोस्त। इनकी पुत्री हमीदा बानो बेगम से इसने क्या की? शादी कर ली। हमीदा बानो बेगम ही अकबर की माँ थी। हुमायूं ने फारस के शाह की सहायता से काबुल और कांधार को जीत लिया। तो अब ये कहाँ जीत रहा है? देखो, अफगानिस्तान में चला गया, वहां पे जीत रहा है। इंडिया इसने छोड़ दिया। फिर 1545 तक क्या करेगा ये? 1545 में यहाँ पे जीतना शुरू होगा। 5 साल ये बंदा गायब रहेगा यहाँ पे। और यहाँ पे शासन किसका चल रहा? शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी यहाँ पे 1540 से 45 तक रहेंगे। बहुत बड़े पैमाने पर काम करेंगे, जीटी रोड बनाएंगे, सराय बनाएंगे, बहुत सारे निर्माण कार्य करेंगे। न्याय व्यवस्था इतनी जबरदस्त कर देगा शेरशाह सूरी कि एक बूढ़ी औरत भी सोने की टोकरी लेके चला जाए तो कोई उसको वो नहीं करता था कि उसको लूटेगा। ये था क्योंकि उसने क्या है? जवाबदेही तय कर दी थी कि दरोगा जो थे उनको बोल दिया था कि आपके यहाँ होगी, आपकी जवाबदेही है। आपके यहाँ चोरी चकारी हुई, आपकी जवाबदेही है, वो आपको ही भरपाई करनी पड़ेगी। तो इतनी खतरनाक न्याय व्यवस्था थी। हर चीज उसने, चांदी का जो रुपया है आज की डेट में उसी के टाइम पर चलाया हुआ। शेरशाह सूरी जब्ती और कबूलियत जो है पद्धति चलाएगा, भूमि की माप कराएगा, तो बहुत सारे काम कराएगा, आगे वही आएगा। तो यहाँ पे बहुत अच्छे काम चल रहे हैं 45 तक। तो ये बंदा भटक रहा है, 45 में इसने यहाँ पे जीत लिया। फिर ये 10 साल इनका आता पता नहीं रहेगा। 1555 में ये आएंगे, फिर से इंडिया आएंगे। मच्छीबाड़ा का युद्ध हुआ। हुमायूं ने नसीब खाना और तातार खां अफगान सेनापति को यहाँ पे पराजित किया। सरहिंद का युद्ध होगा 1555 में। हुमायूं ने सिकंदर सूर को यहाँ पे पराजित किया, और इसके 1 साल बाद ये ज्यादा फिर से मतलब शासक बन चुका है दिल्ली का, लेकिन अब ये ज्यादा टाइम तक क्या करेंगे? फिर से सत्ता नहीं भोग पाएंगे। बहुत ही इसको बोला जाता है कि बहुत ही उस टाइप का आदमी था जिसका लक खराब था। 1556 में दीन पनाह महल के शेर मंडल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसके अगर उसमें भी जाओ स्थापत्य वगैरह में, तो दीन पनाह महल इसने बसाया था। यहाँ पे दीन दुखी लोगों को शरण मिलती थी। हुमायूं के हमशक्ल, इसके बाद इसका हमशक्ल था मुल्ला साहिब एकसी। इसको जनता के सामने पेश किया जाता था। इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकता है, क्योंकि आजकल हर एग्जाम वाले वो फैक्ट निकाल रहे हैं जो अब तक ना पूछे गए हो, तो नए नए फैक्ट भी पूछे जा सकते हैं। प्रशासनिक कार्य कौन संभालता था? तारदी बेग। हेमू ने दिल्ली पर आक्रमण किया एवं इसी बीच में देखो, हेमू था, सबको पता है, दिल्ली पे आक्रमण करेगा और दिल्ली को जीत लेगा।
और फिर आपको पता है कि अकबर और हेमी का युद्ध होगा जो पानीपत का द्वितीय युद्ध कहलाता है। अकबर 13 साल का रहता है, लेकिन बैरम खान रहते हैं, सहायता करते हैं, बैरम खान की उससे जीतता है। लेकिन उसके पहले हम आते हैं शेरशाह सूरी पे। चूंकि शेरशाह सूरी 1540 से 45 तक रहे, तो ये चूंकि थे तो अफगान, ये मुगल नहीं थे, मतलब मुस्लिम इस्लाम तो थे लेकिन मुगल काल नहीं थे, मुगल नहीं थे। लेकिन इनका बीच में इनका शासन आ रहा, तो पहले इनका भी देख लेते हैं। इनका बचपन का नाम फरीद था। जन्म स्थान कहाँ था? बजवाड़ा, होशियारपुर। शिक्षा इन्होंने जौनपुर में ली थी। इनके पिता जौनपुर के शासक की सेवा में थे, इसी वजह से फिर इनको जमींदारी या जागीरदारी मिलेगी सासाराम। सासाराम एवं ख्वासपुर में जमींदारी मिली थी इनके पिता को। शेरशाह ने प्रशासनिक अनुभव सासाराम एवं ख्वासपुर से ही प्राप्त किए थे। शेर खां बंगाल, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, बंगाल के शासक था। बहार खां लोहानी या बहार खां लोहानी भी कहीं कहीं नाम होता है, इसके पास सेवा में गया। बहार खां लोहानी ने इसे शेर खां की उपाधि दी। ठीक है। शेर खां ने चंदेरी के युद्ध में हिस्सा लिया, जो मैंने बोला मेदिनी राय वाला युद्ध, 1528। मेदिनी राय चंदेरी के युद्ध में सहायता करता है हुमायूं की। फिर चौसा का युद्ध 1539। इस युद्ध के पश्चात शेर खान ने शाह की उपाधि ली, तभी ये शेरशाह सूरी कहलाया। ठीक। कन्नौज का युद्ध 1540, ये दोनों युद्ध में हराएगा हुमायूं को, लेकिन यहाँ पे पूरी तरीके से नहीं हराएगा, यहाँ पे जाके निर्णायक लड़ाई। इस युद्ध के पश्चात शेरशाह ने आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया। शेरशाह ने चुनार की विधवा, जो चुनार जीता था इसके पहले इसने, तो इसके पति को मार दिया था, तो जो विधवा थी लाड़ बेगम, इससे विवाह। ये लोमड़ी जैसा चतुर क्यों था? क्योंकि यहाँ पे इसको धन चाहिए था, धन चाहिए था, एक किला चाहिए था, सैनिक चाहिए थे, तो इसने उसके हस्बैंड को तो मार दिया, जो एक प्रकार का सामंत था, मतलब शासक था छोटे लेवल का, लेकिन उसकी बेगम से विवाह कर लिया। तो बेगम के प्रति भी सैनिक वफादार हैं, तो इसको सैनिक भी मिल गए, धन मिल गए, किला मिल गया। बंगाल अभियान किया इसने 1541 में। इसके बाद गबरों के खिलाफ अभियान किया इसने, कब? 1541 में। ठीक है। मालवा अभियान 1542 में किया। रायसीन अभियान 1543। इन अभियानों को इसलिए जिक्र कर दिया, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर मैं बता रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जिक्र इसलिए कर दिया कि क्रोनोलॉजी आपके माइंड में बनी रहे कि इसने भी इतने सारे युद्ध किए। रायसीन जब अभियान करेगा तो यहाँ का शासक रहेगा पूरणमल, और पूरणमल शेरशाह सूरी ने षड्यंत्र पूर्वक इसकी हत्या कर दी। किसकी? पूरणमल की। इस घटना से आहत होकर कुतुब खान ने आत्महत्या कर ली। कुतुब खान जो इसका पुत्र था, उसने आत्महत्या कर ली इस घटना से आहत। यह घटना शेरशाह सूरी के जीवन पर कलंक है, क्योंकि ये पूरणमल इसका बहुत बड़ा वफादार था, फिर भी धोखे से इसको क्या करता है? हत्या कर देता। गिरी सुमेल का युद्ध, इसके बारे में इसके और भी युद्ध हैं। गिरी सुमेल का युद्ध ये फेमस है, पूछा जाता है 1544 में। कालिंजर, कालिंजर की राजधानी क्या थी? बांदा, यूपी में। तो कालिंजर थोड़ा सा फेमस था जगह, और यहाँ का अभियान करेगा। ठीक है। यहाँ का अभियान करेगा तो क्या करेगा? एक बम बम फट जाएगा, तोप के आसपास खड़ा होता है, वो धोखे से फट जाता है, ये घायल हो जाता है बुरी तरह, इसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। तो शेरशाह उक्का नामक आग्नेयास्त्र चलाते समय घायल हो गया, उसकी मृत्यु हो गई। कालिंजर का शासक उस टाइम कौन था? कीरत सिंह। अभी सुधार बहुत सारे करता है, जैसा कि मैंने बताया। जिसको भी देखना है तो शेरशाह सूरी के शायद सुधार पे एक वीडियो आपका मेंस मॉडल आंसर में पढ़ा है, बहुत डिटेल में कराया है। इसके भूमि सुधार, बंगाल को 16 सरकारों में, सरकार मतलब जिला, विभाजित कर देगा। ठीक है। इसके बाद सिकदारी, सिकदारान, मुंसिफ है, मुंसिफान नामक वहाँ पे वो रखेगा अधिकारी वगैरह। काफ़ी चीज़ों में जिक्र है, वहाँ पे और डिटेल में देख सकते हो, लेकिन अभी के लिए आपके लिए, क्योंकि एमसीक्यूज टाइप का आपको प्रीलिम्स देना है, मतलब मेंस देना है, लेकिन एमसीक्यूज फॉर्म है, तो उसके लिए मोर देन इनफ है ना। बंगाल में प्रशासनिक सुधार क्या करता है? शेरशाह सूरी ने बंगाल को सरकार एवं परगनों में विभाजित किया, 16 सरकार में विभाजित कर देता है, तो सूबा रहता है, सूबा के जस्ट बाद केवल जिला रहते हैं। शक्तियों का विकेंद्रीकरण कैसे किया? सिकदार ए सिकदारान नामक प्रशासनिक अधिकारी नियुक्त किए। मुंसिफ है मुंसिफान नामक राजस्व अधिकारी नियुक्त किए। ये जिला लेवल पे, सरकार मतलब जिला। परगना लेवल पे सिकदार प्रशासनिक शक्तियां, मुंसिफ राजस्व शक्तियां। एक नए पद का सृजन किया, अमीर अमीन ए बंगला, अमीर ए बंगला। ठीक है। ये क्या था? ये प्रमुख था पूरे सूबे का, सूबा मतलब प्रांत, प्रांत मतलब उस टाइम पे जैसे बंगाल जीता तो एक राज्य हो गया, उसका प्रमुख ये था। काजी फजीलात प्रथम अमीर बंगला थे। जैसे आप देखते हो ना यहाँ कि इंस्पेक्टर थे, इंस्पेक्टर जनरल, तो सेम हो गया, सिकदार फिर सिकदार है सिकदार, तो इंस्पेक्टर मान लो इसको, तो ये इंस्पेक्टर जनरल हो गया, ये आईजी हो गया फिर सीधा। ठीक है।
मुंसिफ, मुंसिफ है मुंसिफ। आगे आ जाते मुद्रा सुधार में क्या करता है, दो सिक्के चलाएगा, रुपया और दाम। रुपया आज भी चल रहा है अपना, ठीक है, तो चांदी का रुपया चलाएगा, तांबा का दाम। 23 टकसालाएं स्थापित करेगा। टकसाल क्या होता है, जहां पे मुद्रा छपती है, सिक्के बनते हैं, ठीक है। सिक्कों पर टकसाल का नाम और शासक का नाम अरबी एवं देवनागरी दोनों लिपियों में लिखा। राजस्व सुधार देख लेते हैं। भू राजस्व सुधार इसने क्या क्या करा है। भूमि की पैमाइश, पैमाइश मतलब माप करवाई भूमि की। भूमि को 3 भागों में विभाजित किया, उत्तम जिसमें बहुत अच्छी पैदावार होती है, मध्यम पैदावार वाली और निम्न पैदावार। उसी हिसाब से टैक्स लगाए, राजस्व लगाए, ठीक है। इसने जागीरदार, चूंकि जागीरदार मैंने बोला, जागीरदार या जो सूबेदार होते थे या जमींदार जिसको बोल सकते हो, जो स्थानीय शासक होते थे, ठीक है, ये हमेशा शासन को कमजोर करते थे। लेकिन शासक को इनकी जरूरत पड़ती है, क्योंकि सेना वगैरह इनको रखना है, और छोटे लेवल पे क्या विकेंद्रीकरण तो करना ही करना है। केवल दिल्ली से बैठ के तो आप देख नहीं सकते, क्योंकि उस टाइम पे तो ना वाहन है उतने, ना कम्युनिकेशन के साधन है, ठीक है। तो क्या करना है कि इनको रखना भी मजबूरी है, और यही शासन को कमजोर करते थे, क्योंकि आगे चल के विद्रोह करते, जैसे ही उनको लगता था हम शक्तिशाली हो गए तो शासक के खिलाफ विद्रोही कर देते। इसने जागीरदारों की स्थिति को कमजोर किया। सिकंदरी जो मैंने बोला, सिकंदर लोदी ने गजे सिकंदरी का क्या किया था, आविष्कार किया था, एक प्रकार से उसने नई चीज बनाई थी, तो उसी का प्रयोग किया इसने मापने के लिए भूमि को। इसने दो उपकर लगाए, कौन से, जरीबाना भूमि की माप पर, महाशिलाना, कहीं कहीं महशिलाना भी होता है, भू राजस्व संग्रह कर, ये 5% था, संग्रह करने का जो वो है उसका अलग से कर है, ठीक है। और भूमि पैमाइश पर 2.5% की माप पे अलग कर लगे, क्योंकि मापने में पैसा खर्च हुआ भूमि की, तो यहाँ पे एक कर लगा दिया, और दूसरा कर लगा दिया भू राजस्व जो संग्रह करते थे अधिकारी वो। इसने अकाल राहत कोष लागू किया, किसानों को पट्टे जारी किए, जो मैंने बोला जब्ती और कबूलियत करके 2 चीजें करता था, ठीक है। तो उस प्रकार से किसानों ने कबूलियत लिखी। शेरशाह सूरी की भू राजस्व व्यवस्था को रे या रई कहा जाता था। न्यायिक सुधार देख लेते हैं। शेरशाह सूरी न्याय की सर्वोच्चता में विश्वास करता था, जो मैंने बताया कि प्रशासन और न्यायिक व्यवस्था इतनी सुदृढ़ थी कि कहीं कोई भी इधर उधर के क्राइम नहीं होते थे। इसने अपने भतीजे को मृत्युदंड दे दिया था, यहां से एग्जाम्पल एक पेश कर दिया था। शेरशाह सूरी ने उत्तरदायित्व के सिद्धांत को लागू किया। यही सिद्धांत है कि जो थानेदार, स्थानीय थानेदार था, उसका उत्तरदायित्व है कि कोई क्राइम नहीं होना चाहिए, कोई चोरी चकारी नहीं होनी चाहिए। अब्बास खां सरवानी ने लिखा है कि शेरशाह सूरी के शासनकाल में एक बूढ़ी महिला अगर अपने सिर पर हीरे जवाहरात से भरी टोकरी लेकर जाए तो किसी को उसे लूटने की हिम्मत नहीं होती। सड़कों का अब अन्य सुधार जो इसने निर्माण कार्य कराया बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने सड़कों का निर्माण कराया, जीटी रोड बनाया, ग्रांड ट्रंक रोड आज भी है, इसकी बार बार मरम्मत करा के अब तो इस पे हाईवे हो गया, नेशनल हाईवे 1 और 2 जो पंजाब से लेके बंगाल तक जाता है, यही है, ठीक है। इसने 1700 सरायों का निर्माण कराया। सराय क्या होती है, रोड जा रहा है उसके आसपास विश्राम गृह, कि लोग क्या पहले तो पैदल ही चलना है, पैदल घोड़े तो थक जाएंगे, तो यहाँ विश्राम करना है, तो ऐसे 1700 बनाए थे इसने विश्राम घर, ठीक है। आगे आते हैं, कुएं खुदवाए, पेड़ लगवाए। इतिहासकार कानून गो हैं, इन्होंने इसे सूर साम्राज्य की धमनियां कहा है, ठीक है। किसको, सरायों को, सड़कों को और कुएं पेड़, इन सब चीजों को। शेरशाह सूरी ने डाक व्यवस्था को दुरुस्त किया, डाक व्यवस्था को भी दुरुस्त किया, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्थापत्य कला देख लेते हैं। इसने पटना शहर को बसाया। एक बार इसको देख लें, ये फैक्ट मेरे को थोड़ा सा हजम हो नहीं रहा है। पटना शहर देखो, पाटलिपुत्र तो बसाया था आपने उदयन ने, पाटलिपुत्र को राजधानी, फिर पाटलिपुत्र के बाद पटना शहर बनाया, तो हो सकता है कुछ काम कराया हो। दिल्ली में किला कोहिना मस्जिद का निर्माण कराया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है। लाल दरवाजे का निर्माण कराया इसने। रोहतासगढ़ किले का पुनर्निर्माण कराया। उत्तर पश्चिमी सीमा पर रोहतासगढ़ किले का निर्माण भी कराया, ठीक है। शेरशाह सूरी का मकबरा जो सासाराम में बना है, झील के बीचों बीच बना है, अष्टकोणीय प्रकार का, बहुत बेहतरीन है, यहाँ पे भी इसने निर्माण कराया, ठीक है। अब आते हैं, टोडरमल इसके दरबार में था। तो टोडरमल जो अकबर के यहाँ जाएंगे बाद में, अकबर के 9 रत्नों में बनेंगे, वो इसके दरबार में थे पहले। पद्मावत का लेखक जो था मलिक मोहम्मद जैसी, वो भी इनके दरबार में था। अब्बास खां सरवानी तो बता ही दिया कि उसने लिखा है, लेख लिखा है बूढ़ी महिला वाला, तो ये तो हो गई होगा। पुस्तक, अब्बास खां सरवानी की पुस्तक क्या है, तारीख शेरशाही और तोहफा ए अकबर शाही, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद कर।
फिर इसके बाद जो बचेंगे छोटे मोटे शासक, 245 में मृत्यु होगी। फिर इस्लाम शाह सूर, कोई इंपॉर्टेंट है नहीं लेकिन फिर भी देख लो। मानगढ़ के किलों का निर्माण कराया मानकोट में इसने, ठीक। कानूनों का संकलन करवाया। इसकी मौत के बाद सूर साम्राज्य जो है, सूर साम्राज्य बोला जाता है शेरशाह सूरी के साम्राज्य, ठीक है, सूर साम्राज्य। तो इसकी मौत के बाद सूर साम्राज्य 5 भागों में विभक्त हो गया। सिकंदर सूर आएंगे 1554 से 55 तक, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। हुमायूं इसे पराजित करेगा और दिल्ली को जीत लेगा, इसको ही पराजित करके पुनः दिल्ली जीतेगा हुमायूं। हेमू, ये इंपॉर्टेंट तथ्य है क्योंकि द्वितीय पानीपत युद्ध अकबर का इसी के साथ होने वाला है। यह रेवाड़ी के बाजार में, रेवाड़ी कहाँ है, हरियाणा, रेवाड़ी बोलते हैं अब तो, ठीक है। तो वहां के बाजार में ये क्या था, एक दलाल था और आदिल शाह का सेनापति था। आदिल शाह क्या था, आदिल शाह जो था चुनार का सेनापति था, ठीक है, और नर्तक था। समझ में आ गया क्या हुआ। रेवाड़ी के बाजार में ये दलाल था लेकिन साथ साथ में ये आदिल शाह नामक जो नर्तक था लेकिन एक शासक बन गया, इसका सेनापति था कौन, हेमू। लेकिन आगे चल के सत्ता हथिया लेगा और लगातार 22 लड़ाइयां जीतेगा। सेनापति था तो लड़ाइयां जीतेगा। हेमू ने आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। आगरा और दिल्ली पे कुछ जीतेगा, विक्रमादित्य की उपाधि भी लेगा। तो जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य आपने पढ़े ना, इसके बाद उज्जैन का एक शासक रहता है, वो भी विक्रमादित्य की उपाधि लेके विक्रम संवत शुरू करता है, ठीक है। उसके बाद हेमू भी विक्रमादित्य की उपाधि लेता है। तो एक बार क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि विक्रमादित्य की उपाधि किस किसने ली थी। दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक यही व्यक्ति रहेगा, इसको मार देगा कौन, अकबर। तो यहाँ पे आपका, हाँ, फिर पानीपत का द्वितीय युद्ध होगा, हेमू लड़ते हुए मारा जाएगा। यहाँ पे आपका ये लेक्चर खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम अकबर को देखेंगे बहुत डिटेल में, क्योंकि अकबर सबसे इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे काम हुए हैं, बहुत सारा स्थापत्य हुआ, बहुत सारी उसकी नीतियां ऐसी रही हैं, अच्छी नीतियां रही हैं। सुलहपुर वगैरह की राजपूतों के प्रति अलग नीतियां रही हैं, ठीक है। दास प्रथा खत्म कर देगा, जजिया कर, ये सब चीजें खत्म करेगा, ठीक है। तो वो सारी चीजें देखेंगे अकबर के बारे में। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर आपकी आज की क्लास समाप्त होती है। ये हमारे 2 बैचेज चल रहे हैं, एक चल रहा है बीपीओ का पेड बैच और दूसरा चल रहा है जूनियर असिस्टेंट का पेड बैच। इसमें आपको बीपीओ के पेड बैच में क्या मिल जाएगा, पंचायती राज पर सारी वीडियो क्लासेज मिल जाएंगी और उनकी पीडीएफ आपको सिंगल पीडीएफ में मिल जाएगी 346 पेजेज की। सिंगल पीडीएफ आपको कंप्यूटर की मिल जाएगी 280 पेजेज की। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज टेस्ट मिल जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोचो कि ये सारे जितना भी आपका कंटेंट है इसको हमने थ्योरी फॉर्म में कवर करा दिया, फिर वो सारा कंटेंट आपका किस में आ गया, एमसीक्यूज फॉर्मेट में, प्लस और भी एमसीक्यूज आ गए जो मार्केट में कहीं पर भी थे वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। टोटल हमने 12 टॉपिक्स में पूरा पंचायती राज डिवाइड किया था। हर टॉपिक पर एक टेस्ट है और हर टेस्ट में आपके 150 से 200 क्वेश्चन हैं। तो ये आपका कहीं से फिर बाहर रहता ही नहीं है कोई क्वेश्चन। यहाँ से आपका 2 तरीके से कवर हो जाएगा, एक थ्योरी क्लास है और दूसरा टॉपिक वाइज एमसीक्यूज टेस्ट। 12 टेस्ट तो ये है, प्लस 15 टेस्ट फेज 1 में हुए थे, उसमें भी सब में किसी में 100 क्वेश्चन है मिनिमम, किसी में 150। तो टोटल 27 टेस्ट आपको पंचायती राज पर मिल जाएंगे। इसके बाद कंप्यूटर पर भी आपको टॉपिक वाइज एमसीक्यू टेस्ट मिल जाएंगे 12, हर टॉपिक पर एक। वैल्यू एडिशन क्लासेज मिल जाएंगी, इनकी पीडीएफ मिल जाएंगी, ठीक है। वैल्यू एडिशन पे हमने क्या किया, पंचायती राज पर वैल्यू एडिशन मीन्स वो कंटेंट जो क्लासेज और टॉपिक वाइज एमसीक्यू से बाहर का था, किसी भी बुक में था, तो पंचायती राज पर भी है वो आपका। इसके बाद स्कीम्स पर भी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पे स्कीम्स पर है, प्लस यूपी गवर्नमेंट की स्कीम्स पर है। वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको। यूपी स्पेशल वीडियो क्लासेज और पीडीएफ मिल जाएंगी। टास्क करने का आपको मौका मिलता है। टास्क करते हो तो एक तो आप खुद परफॉर्म करते हो, आपकी एक आदत डेवलप होती है, प्लस उससे आपको मौका मिलता है सुपर ग्रुप में जाने का। इसके बाद रेगुलर ग्रुप कॉल होती रहती है, तो आपके जो भी डाउट्स होते हैं, क्वेरीज होती है, स्ट्रेटजी होती है, वो आपको मिलती रहती है, ठीक है। फीस 299 है। पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे कुछ भी कर सकते हो, इस नंबर पर करना है। नेम ये चेक कर लेना। इसके बाद टेलीग्राम या व्हाट्सएप में से किसी एक पर आपको भेज देना है, थोड़ा वेट कर लेना है, आप जोड़ दिए जाओगे पेड बैच में। अगर कोई क्वेरी है तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। सेम बैच हमारा जूनियर असिस्टेंट का भी चल रहा है। यहाँ पे भी आपको सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, टॉपिक वाइज एमसीक्यू, रिवीजन प्रोग्राम मिल जाएगा। इसके बाद टास्क मिल जाएंगे, वैल्यू एडिशन क्लासेज, फुल टेस्ट और रेगुलर गाइडेंस। यहाँ पे भी सेम सारी चीज़ें हैं। बहुत अच्छा ये बैच चल रहा है। यूपी पीसीएस से ऊपर लेवल का आपको यहाँ पर कंटेंट कराया जा रहा है, ठीक है।
बैच फीस 299 ही अब कर दी है सारे स्टूडेंटों की डिमांड पर। फ़ोनपे और पेटीएम कुछ भी इस पर भी कर सकते हो, सेम प्रोसेस है जो बीपीओ का था। इस नंबर पर पे करना है और ये नेम चेक कर लेना है, स्क्रीनशॉट यहाँ भेज देना। चलिए अभी के लिए इतना ही। आप लोग शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।